हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति सिद्धांत और आपकी ये पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास चैप्टर आपके जो सेकंड बुक है उसके सारे के सारे चैप्टर हमने करवाए हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो फर्स्ट बुक है उसकी ऑल चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो एक दिन पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप जाइए ज़रूर उस वीडियो को देखिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर सकते हैं क्या मैं इस लिए एलिजिबल हूं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता सकूं। यस ऑफ कोर्स, पिछले 6 सालों से मैं पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस मेरे पास है और उस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे और किस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरी सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है जो कि पोल साइंस की हो, हिस्ट्री की हो, फिजिकल एजुकेशन की हो या ज्योग्राफी की हो वो अब तक पहुँचती रहे। आइए बात करते हैं आपके टॉपिक की जिसमें राजनीति क्या है। दोस्तों राजनीति जो है राज करने की नीति है, शासन व्यवस्था को चलाने की कला है। इस बात को याद रखना कि राजनीति का अर्थ होता है राज करने की नीति या शासन व्यवस्था को चलाने की कला। साथ ही साथ हम राजनीति के जनक की बात करते हैं तो राजनीति के जनक आपके अरस्तु हैं और अरस्तु को अरिस्टोटल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और राजनीति जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉलिस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर राज्य। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नगर और राज्य। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। क्या नाम था? पॉलिटिक्स। और इनका संबंध प्राचीन यूनान से है, जो आज का ग्रीस है ना, उनका संबंध यहाँ से अरस्तु का। साथ ही साथ यहाँ पे हमने क्योंकि हिस्ट्री इससे कनेक्टेड है, पॉलिटिकल साइंस कोई की सब्जेक्ट सारे मिलते हैं, थोड़ा सा हमने बच्चों को लिखवा दिया कि भाई हेरोडोटस जो है वो इतिहास के जनक हैं और अगर आप ज्योग्राफी के जनक भी जानना चाहते हैं तो वो आपके इरेटोस्थेनीज हैं। इस बात को याद आप रख सकते हैं। राजनीति को लेकर दो विचारधाराएं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं आप एक विचारधारा मत पढ़ो, आप दो विचारधाराएं पढ़ो, एक ये और एक ये। अब राजनीति को लेकर जो पहली विचारधारा है वो कहता है कि राजनीति जो है वह उसमें धांधली होती है, उसमें भ्रष्टाचार होता है, उसमें दल बदल आपका होता है, उसमें झूठ फरेब घोटाला होता है। वहीं विद्वान कहते हैं कि नहीं, राजनीति जो है वो जन कल्याण का माध्यम है, यहाँ पे जनता की सेवा की जाती है, जनता के लिए काम किया जाता है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जहाँ जनता का मानना है कि दलदल है, वहीं नेताओं का मानना है, विद्वानों का मानना है कि नहीं, ये जन कल्याण का माध्यम है। साथ ही साथ अरस्तु ने राजनीति को शासन करने की कला के रूप में परिभाषित किया। जैसा मैंने कहा कि राजनीति जो है शासन चलाने की एक कला है। अब इसके साथ हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। देखिए महात्मा गांधी जी की हम जब बात करते हैं तो राजनीति को उन्होंने कहा कि राजनीति ने सांप की तरह हमें कुंडली की तरह एक जकड़ लिया है और इससे जूझने के सिवाय इससे हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मतलब सांप की तरह, जैसे एक देखिए सांप जो होता है जब वो कुंडली मार लेता है और उसके ऊपर फन ऐसे खड़ा हो जाता है एक प्रकार से ऐसे, तो सांप बिल्कुल मतलब उससे जकड़ सा लेता है। गांधी जी भी कह रहे हैं कि राजनीति भी वही है और इसने हमें जकड़ लिया है और इससे जूझने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। थोड़ा सा देखिए धुंधला हो रहा है पर मैं एक एक चीज़ समझा देता हूँ। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप में है जिसमें प्रतिबिंबित करता है जो हमारे सामाजिक जीवन, हमारी सरकार और हमारे संविधान के बारे में ग्रहण करने की बात करता है। क्वेश्चन एक आपका आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दूंगा मैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए और क्या हम पढ़ते हैं, दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम देखेंगे क्या अध्ययन करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम सामाजिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, सरकार और संविधान के बारे में, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद हो गया, संविधान, तो ये सब कुछ जो चैप्टर के आपके नाम है, दूसरी बुक या पहली बुक दोनों की याद कर लो और वही लिख देना कि यही हम पढ़ते हैं। आपका एक नंबर नहीं कटने वाला और यही आंसर है। अब यह प्रश्न पूछता है कि हमें पढ़ना ही क्यों चाहिए, क्या जरूरत है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत हो जाएगी। समस्या यहाँ ये है कि हमें इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नियमों की हम बात करते हैं, हमें जानना बहुत ज़रूरी है, सिद्धांतों को जानना ज़रूरी है, समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए हमें जानना ज़रूरी है। लोकतंत्र के उपयोगी के बारे में हमें जो लोकतंत्र की उपयोगिता है उसके बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता है और अधिकार और कर्तव्य के बारे में हमारी जो जानकारी है वह उसमें वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को इससे बढ़ावा मिलता है और समाज में जो पूर्वाग्रह, पुरानी विचारधारा है वे भी खत्म हो जाती है। राजनीति सिद्धांत को हम कैसे व्यवहार में उतार सकते हैं। तो देखिए राजनीति का जो स्वरूप है वो समय के साथ बदल रहा है। आज राजनीति बदल रहा है और राजनीति जब बदल रहा है तो स्वतंत्रता हो या समानता जैसे जो व्यवहार है उन्हें समाज में उतारना बहुत मुश्किल है। आज चोर चपेट एक प्रकार से नेता हैं या जनता की ध्यान नहीं रखते हैं, तो अब आज के ज़माने में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम कुछ मूलभूत सुविधाएं दे करके ऐसों को या समाज में एक साझा समाज में या न्यायपूर्ण समाज की स्थापना भी कर सकते हैं।
हमें अपने पूर्वाग्रहों का त्याग करके इन्हें अपनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूर्वाग्रह का मतलब पुरानी विचारधारा जो एक प्रकार से जाति प्रथा को लेकर है, छुआछूत को लेकर है, अमीर गरीब को लेकर है, ये अगर खत्म कर दे तो अच्छा हम कर सकते हैं। राजनीति सिद्धांत के अध्ययन से हमें राजनीतिक व्यवहार के बारे में, विचारों के बारे में और भावनाओं के बारे में हम जानते हैं और उसका परीक्षण कर सकते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि सभी नागरिक देश का विकास कर सकते हैं और राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? कोई वस्तु नहीं है, ये मनुष्य से संबंधित है, ये मनुष्य से संबंधित है। दोस्तों साथ ही साथ 3 नंबर का क्वेश्चन, मतलब एक नंबर के क्वेश्चन, जिसमें ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि द रिपब्लिक, इसमें पूरा नाम आएगा द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? प्लेटो की। और उसके बाद पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो आपका नाम बताना है अरस्तु, मतलब एरिस्टोटल, जो कि जनक है पॉलिटिकल साइंस के। उसके बाद हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की। हिंद स्वराज का मतलब होता है स्वयं का शासन, खुद का शासन, इसकी बात है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है और बच्चा यहाँ पर फंस जाता है और हमने लिखवा रखा है भाई नेटिजन क्या होता है। नेटिजन का मतलब होता है अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को नेटिजन कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, यहाँ पर स्वतंत्रता के बारे में है। और क्या है इसको समझते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है प्रतिबंधों का अभाव, सीमाओं का अभाव, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, कोई सीमा ना हो, तो आपकी स्वतंत्रता कहलाती है। स्वतंत्रता के 2 प्रकार हम समझेंगे यहाँ पे, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक स्वतंत्रता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रकार की जगह वो सिंपल बोलता है कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताइए। नकारात्मक स्वतंत्रता जिसमें किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं होता है, और सकारात्मक स्वतंत्रता जिसमें प्रतिबंध होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता जो है व्यक्ति के लिए होता है, सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो समाज को चलाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। यह व्यक्ति विशेष के अधिकारों को बढ़ावा देता है नकारात्मक, और यह समाज के अधिकारों को बढ़ावा देता है। ये बातें थोड़ा सा ऐसे करके याद रखिएगा। स्वतंत्रता के प्रकार क्या हैं? बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें हम कुछ 4 से 5 प्रकारों की बात जरूर करेंगे। प्राकृतिक स्वतंत्रता, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होता है। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और मानव को किसी प्रकार कोई प्रतिबंध बंधन की आवश्यकता ही नहीं है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। देखिए थोड़ा खतरनाक लग रहा है, इसमें प्रतिबंध तो होने चाहिए, पर नहीं है तो कोई बात नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता आपकी होती है। आपको क्या चुनना है, कैसा रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, आपके पास है। जीवन की स्वतंत्रता, सुरक्षा रहती है आपके पास, आपकी मर्जी है भैया। और विचार और अपनी अभिव्यक्ति और अपनी आस्था जो आपकी है धर्म को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, वो आप बनाए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता की हम जो बात करते हैं तो राज्य के कार्य में भाग लेने का अधिकार और मतदान करने का अधिकार, किसी सार्वजनिक पद पे बढ़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सभी राजनीतिक स्वतंत्रता में आता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक स्वतंत्रता आपका अक्सर आ जाया करता है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता, जीवन के समान अवसर आपको प्रदान किए जाए, जिसमें आजीविका आप जीवन अपना चला सके। तो आर्थिक स्वतंत्रता में आपको कहा जाता है कि आजीविका के समान अवसर आपको प्रदान हो, और नागरिकता को जो नागरिक हैं उन्हें बेरोजगारी तथा भूख से मुक्ति हो, और निश्चित घंटे जो निश्चित वेतन है वे दिया जाए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी की बात होती है। और नेल्सन मंडेला जी जो आपके हैं, रंग भेद के नीचे जो काले गोरे के बीच में अफ्रीका में थी, दक्षिण अफ्रीका में, उसको लेकर लड़े और 28 साल बेचारे ये अपने जीवन के जेल में रहे। और इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत वे राष्ट्रपति रहे। आंग सान सू की हम बात करते हैं तो म्यांमार में सैनिक शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उनकी पुस्तक का नाम था फ्रीडम फ्रॉम फियर। इनकी कहानी बहुत दर्दनाक है, मतलब बहुत मुझे दुख लगा, क्योंकि इनके पति इंग्लैंड में थे, उन्हें कैंसर था। लास्ट स्टेज में भी म्यांमार की जो गवर्नमेंट थी इनसे डरती थी, क्योंकि भैया आवाज़ उठाया करती थी, इन्हें उनसे पति से जाने नहीं दी, तो उनके पति की वहाँ मृत्यु हो जाती है। और उनके पति से जब ये जा नहीं पाई, मिल नहीं पाई, तो ये इनकी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन भी हुआ वहाँ पर। स्वराज का अर्थ, स्वराज का अर्थ होता है स्व का शासन और स्वयं का शासन, या खुद पर होने वाला शासन। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि एक ऐसी संस्था से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित रखता है। कहने का मतलब यहाँ है कि ये आपको फ्रीडम देता है और आप अपने ऊपर शासन कर सकते हैं, अपने लोगों पर शासन कर सकते हैं, आप पर कोई और शासन ना करे। ये ब्रिटिशर्स के रहते हुए गांधी जी ने बात कही थी। फ्रांसीसी क्रांति की अगर हम बात करें तो 1789 में क्रांति होती है, जहाँ पे 3 नारा लगाया जाता है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, जिसकी जगह बंधुता अगर वर्ड आ जाए तो डरना नहीं है, सेम वर्ड है वो, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रांस के शासक का जो लुईस 16 थे, उनको सत्ता से यहाँ पे हटाया गया था। प्राकृतिक असमानता, क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कि प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता में क्या अंतर है। प्राकृतिक असमानता जन्मबद्ध होती है, जन्म के साथ आपके साथ हो सकते भैया आप अमीर है, गरीब हैं, आप प्रकृति की पता है। और साथ ही साथ अगर आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो आपके जन्म के साथ है, तो कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है, जैसे अमीरी गरीबी चेंज हो सकती है, लेकिन आपके पैर हाथ नहीं है तो वो थोड़ा मुश्किल है चेंज होना, है ना। आर्टिफिशियल भी लगाएंगे लेकिन रियल तो नहीं हो सकता ना। और प्रकृति जो है वो समाज
ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति जो समानता असमानता है बस प्रकृति ने की है, कहीं ना कहीं सामाजिक समानता के रूप में भी उत्पन्न हो जाती है, समाज द्वारा भी इसको उत्पन्न किया जा सकता है और प्रकृति का नाम दिया जा सकता है। जैसे जाति प्रथा को आपका है, जिसमें प्रकृति का नाम दिया गया कि प्रकृति ने ही इसको बांटा है लेकिन समाज ने बांटा है। साथ ही साथ दोस्तों, इसको सुधारा नहीं जा सकता, ऐसा कहते हैं कि इसे सुधारा नहीं जा सकता और ये अपने आप में ही बहुत बड़ा जटिल मुद्दा है। सामाजिक असमानता जिसे समाज स्वयं क्रिएट करता है, जैसे जाति प्रथाएं हैं समाज में, ये समाज ने की है और नाम दे दिया प्रकृति ने की है। समाज द्वारा उत्पन्न हमेशा होती है जिसमें लोगों का शोषण किया जाता है, शोषित किया, बहुत सारे हजारों सालों से बहुत सारे समाज के ऐसे वर्ग हैं जिन्हें दबाया गया, जिन्हें कुचला गया। तो ये सामाजिक असमानता को दर्शाता है। इसे सुधारा जा सकता है और देखिए सुधारा जा सकता है, लेकिन गुंजाइश थोड़ी कम होती है क्योंकि जिनके पास सत्ता है, जिनके पास पावर है, वे अपने से नीचे को देना नहीं चाहते हैं। समाजवाद क्या है इसको समझेंगे, उदारवाद क्या है उसको समझेंगे, आपका और मार्क्सवाद क्या है उसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले समाजवाद क्या है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो सरकार के पास रहेंगे, सारा पैसा सरकार के पास रहेगा। अमीर गरीब की जो खाई है उसको ख़त्म करने की बात की जाएगी, अमीरी को एक प्रकार से। और राम मनोहर लोहिया की अगर हम बात करें तो ये भी बात कहते हैं कि 5 असमानता की बात करते हैं, जिसमें स्त्री पुरुष में असमानता है, चमड़ी के आधार पर असमानता है, जाति के आधार पर असमानता है, और कुछ देशों में अन्य देशों पर जो औपनिवेशिक शासन है वह भी है, और आर्थिक असमानता है। ये राम मनोहर लोहिया जी असमानता की बात करते हैं, जो अपने आप में देखिए एक ऐसा टॉपिक है, जब आप इसको समझेंगे यहाँ तो केवल ये आपके 11वीं में नहीं, ये आपके भविष्य में भी काम आएगा कि राम मनोहर लोहिया जी किस प्रकार की असमानता की बात करते हैं। उदारवाद क्या है। देखिए दोस्तों, उदारवादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मुख्य सारी जो केंद्र होता है विकास का केंद्र ही व्यक्ति होता है, ठीक है। और बाजार जो है वो सरकार के हस्तक्षेप से बाहर होता है, बाजार जो है सरकार के हस्तक्षेप में नहीं होता है, न्यूनतम का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में होता है। और लोकतंत्र का सिद्धांत यहाँ सबसे अच्छा माना जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। और इस उदारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है यूएसए, और समाजवाद का है यूएसएसआर, मतलब सोवियत संघ पहले हुआ करता था, आज चाइना और रूस को कह सकते हैं आप समाजवादी। नारीवाद क्या है, 1 नंबर में क्वेश्चन अक्सर आ जाया करता है। तो नारीवाद के मानने वाले लोग हैं जिनका मानना है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान अधिकार रखने वाले हैं, और इस तरह की बात रखी जाती है कि स्त्री और पुरुषों को दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। जो लोग ऐसी विचारधारा को रखते हैं वे लोग नारीवादी कहलाते हैं। उदारवाद यहाँ पर क्या होता है, तो उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बातें करते हैं और मुक्त बाजार और न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप की बात यहाँ की जाती है, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हानि सिद्धांत क्या है, आप कैसे लिखा रहेगा, हानि सिद्धांत क्या है। देखिए हानि सिद्धांत जो है जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था, और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तब लगाया जा सकता है या तो खुद की आत्मरक्षा करनी हो या समाज के किसी सभ्य व्यक्ति को बचाना हो, तभी आप किसी पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। मान लीजिए एक ए है, एक बी है और एक सी है। आपको पता चलता है कि एक जो ए है वो बी और सी पर हमला करने वाला है, तो आप बी हैं, आप स्वयं को बचाने के लिए और सी को बचाने के लिए पुलिस वाले के पास, मतलब डी के पास चले गए कि भैया ऐसा ऐसा बात है, ए को जेल में डाल दो, तब जाके हम उसको डाल देंगे जेल में। क्यों? क्योंकि आप और सी के लिए और बी के लिए ए जो है वो खतरा है। तो डी ने, मतलब पुलिस ने, इसको जेल में डाल दिया कि भैया, और जेल में जैसे डाला तो वह स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो गया, क्योंकि वो तो जेल में बंद रह जाएगा। ये बात याद रखना। जॉन स्टुअर्ट मिल के हम कार्यों का विभाजन करते हैं तो स्वास्थ्य संबंध और पर संबंध में विभाजन होता है। स्वास्थ्य संबंध का मतलब यहाँ होता है ऐसे कार्य जिस पर करने पर केवल स्वयं को हानि होती है, स्वयं को एक प्रकार से स्वयं से बधा होता है। पर संबंध ऐसे काम जिसको करने से खुद को तो हानि होती है, दूसरों को भी हानि होती है। इसमें देखिए, इसमें किए जाने वाले कार्यों का प्रभाव केवल कर्ता मतलब व्यक्ति पर पड़ता है, इसमें किए जाने वाले प्रभाव कर्ता के अलावा अन्य लोगों पर भी पड़ता है। इन कार्यों का निर्णय लेने का अधिकार राज्य या किसी व्यक्ति की बाहर सत्ता से बाहर है, मतलब इसमें व्यक्ति ही ले सकता है फैसले, और इन कार्यों को एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए बाहरी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। देखिए दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से हमारी प्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी बात और अपनी विचार रखने की स्वतंत्रता होती है, और व्यक्ति के विचार और बातों को किसी जाति या धर्म को ठेस नहीं पहुंचाया सकता। वो अपनी बात रख सकता है लेकिन किसी को बुरा नहीं कह सकता, ये बात भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और बताता हूँ कि जो स्वतंत्रता में कुछ 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें कहा एक दो पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। कहा जाता है कि जो आज बात सही है ज़रूरी नहीं कि वो आगे भी सही हो, और लेकिन जो हर बात है उसमें कुछ न कुछ, जो अगर कोई गलत चीज़ भी है उसमें कुछ न कुछ सच के जो अंश हैं वे छुपे होते, तो इस बात को भी याद रखिएगा।
चैप्टर नंबर आपका 3 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे समानता की। दोस्तों, समानता का मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी योग्यता और अपनी जो प्रतिभा है उसका विकास कर सकें। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है ये वाला कि समानता के आयाम बताइए। देखिए दोस्तों, समानता के आपके 3 आयाम हैं, राजनीतिक है, आपका आर्थिक है और सामाजिक है। कितने? 1, 2 और 3 आयाम हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे राजनीतिक समानता क्या है। तो सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना, मतदान का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। साथ ही साथ आर्थिक में हम बात करते हैं कि निर्धन और जो गरीब वर्ग है और अमीर वर्ग है, उन दोनों के बीच में जो खाई है उसको कम करना, न्यूनतम जो वस्तुएं, यहाँ लिखना न्यूनतम जो वस्तुएं हैं उनको उपलब्ध करवाना ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके। सामाजिक समानता में समाज में सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाइए, पोषक आहार दीजिए, न्यूनतम वेतन दीजिए और समाज में जाति प्रथा, वर्ग विशेष और छुआछूत या किसी प्रकार की जो व्यवस्था है उसको खत्म कर दीजिए, तो समानता स्थापित हो सकती है। अब कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि भारत का जो अनुच्छेद 14 है वह कहता है कानून के समक्ष सभी समान है। भारत में मतलब कानून किसी के लिए ना तो ज़्यादा है ना कम है, सभी अगर कोई क्राइम करेंगे तो समान उन्हें दंड मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये बातें किताबों में है, वास्तविकता में आप सबको पता है कि अमीरों की तुत्ती बोलती है। जो अमीर हैं वे कानूनों को मॉडिफाई करते हैं, इससे समाज में बहुत नेगेटिव फर्क जाता है। अगर इस तरह की चीज़ें चलती रहीं तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, मोरल वैल्यू उसका। थोड़ी सी ये समस्या मुझे लगता है, इस पर काम हमें करना पड़ेगा आप सबको और मुझे मिल करके। दूसरा, राज्य का हस्तक्षेप। हम बाज़ार की जब बात करते हैं तो बाज़ार पर सरकार का नियंत्रण होता है दोस्तों, जिसमें जैसे सोवियत संघ में है, बाजार जो है मतलब पैसा जो कुछ भी है सरकार के अंडर होता है। वस्तुओं की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित होती है। कितनी? अगर मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ मिल रही है तो सरकार ने तय कर दिया है, लेकिन आज मार्केट तय करता है, आज कंपनी का मालिक तय करता है। लेकिन पहले क्या था, यूएसएसआर में या समाजवाद में, जहाँ सरकार तय करती थी कि इससे ज़्यादा तुम 1 रुपया ले नहीं पाओगे। वस्तुओं का उत्पादन सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, लोगों के विकास के लिए किया जाता है। अब भारत सरकार द्वारा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है भाई, सभी को 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष का जो बच्चा है उसे निःशुल्क शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। दूसरा दोस्तों, पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना जो है जिसमें 5 वर्ष की योजना बनाई जाती थी और योजना आयोग इसको बनाया करता था। मार्च 1950 में ये बना, और लेकिन 2015 में 1 जनवरी 2015 में ये ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? कि इसकी जगह ले ली नीति ने। किसने? नीति ने, नीति आयोग। दलित और पिछड़े वर्गों के लिए रक्षात्मक प्रावधान, कहने का मतलब जो आरक्षण की व्यवस्था दलितों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए है वे कहीं न कहीं से रक्षात्मक प्रावधान है। मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है, भारत में मौलिक अधिकार हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी ये समाज में जो न्याय है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। दोस्तों, अगला चैप्टर आपका जिससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्याय क्या है, और सामाजिक न्याय का अर्थ ही होता है समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति जो है वो समान है और व्यक्ति के परस्पर संबंधों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुछ बातें ज़रूर याद रखिएगा। कन्फ्यूशियस कहते हैं गलत करने वाले को दंड दिया जाना चाहिए और भला करने वाले को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि भैया न्याय जो है वो एक ऐसा मुद्दा है उस पर चर्चा होनी चाहिए, और द रिपब्लिक आपकी ये पुस्तक का नाम है। सुकरात का कहना है यदि हर व्यक्ति अपने आप में स्वार्थी हो जाए और कानून के साथ खिलवाड़ करने लग जाए, तो जो व्यक्ति खिलवाड़ करता है, जो अन्याय करता है, तो भाई अन्याय तो हर व्यक्ति अन्यायी हो जाएगा और फिर अन्याय करने वाले के साथ भी गलत होगा, और इस प्रकार से कभी भी न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसलिए कुछ लोग तो अच्छे बनो। लोग कहते हैं कि मेरे साथ गलत होता है, चलो मान लिए तुम्हारे साथ गलत होता है, लेकिन अगर तुम भी गलत करना शुरू कर दोगे तो सामने वाले जिसने गलत नहीं किया उसके साथ भी गलत हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर हमें अच्छा तो बनना पड़ेगा, हमें पहला कदम तो स्वयं उठाना पड़ेगा कि मैं अच्छा बनने की तरफ बढ़ सकता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत क्या है? पहला आपका है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, जिसमें किसी जाति, धर्म, वर्ग, महिला, पुरुष, अगर आप काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का भी कोई काम कर रहे हैं, तो किसी आधार पे कोई भेदभाव ना हो, और आपको 10,000 अगर सामने वाले को मिल रहे हैं तो आपको भी 10,000 मिलने चाहिए। समानुपातिक क्या कहता है कि भैया समान न्याय ज़रूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 15 घंटे काम कर रहा है, कोई व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है, तो बताओ मैं सैलरी किसको ज़्यादा दूँ? 15 वाले को दूँ या 8 वाले को दूँ? आप कहेंगे जी दोनों को दे दो। क्यों दे दें? भैया 15 वाला जो है ये ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसे ज़्यादा सैलरी दो।
8 घंटा वाला कम कर रहा है, इसे कम सैलरी दो। इसी प्रकार से समानुपातिक न्याय कहता है कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, क्या मैं सभी को समान नंबर दे दूं? आंसर है नहीं। हमें उत्तर पुस्तिका देखनी पड़ेगी, बच्चे ने कैसा लिखा है उस आधार पर नंबर। तो समानुपातिक न्याय भी जरूरी होता है। तीसरा, विशेष जरूरतों ख्याल, जिसमें बड़े बुजुर्ग जो हमारे हैं उनके जो भी सुविधाएं हैं उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि वे समाज में सभी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। न्यायपूर्ण बंटवारे का मतलब ही होता है संसाधनों का एक ऐसा बंटवारा जिसमें सभी को लाभ हो। जमींदारी जो प्रथा है, जिसमें बड़ी बड़े जमीन के जागीर लोगों के पास है, उनसे जमींदारी प्रथा आपको लिया जाए। छुआछूत का मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 17 में जो भारत में छुआछूत जैसी व्यवस्था उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन दोस्तों आज भी लोगों के मन में इस तरह की अवधारणाएं हैं। आरक्षण की जो व्यवस्था है वे भी लाई जाए। तो ये चीज़ें आपको बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, और अज्ञानता के आवरण में है। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत कहता है कि यदि मान लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि आप व्यक्ति हैं और आपको मैं समाज को संगठित करने का काम करता हूं। मान लीजिए आपका नाम है श्याम और मैंने बोला श्याम मेरे भाई एक काम करो, समाज को संगठित कर दो, समाज को एक कर दो। आपने बोला मैं कैसे कर सकता हूं, मेरा नाम तो श्याम है। मैंने कहा अब तुम्हारा नाम कुछ नहीं है, अब तुम्हारा नाम कुछ नहीं है, तुम बस ये सोचो तुम समाज में रह रहे हो और मैंने तुम्हें काम दे दिया है, सबको एक करना है, एक ऐसा कानून बनाना है जो सबको ही फायदा पहुंचाए। तो आप बोलोगे क्या मैं लड़का हूं? मैं बोलूँगा नहीं। तो आप बोलेंगे क्या मैं लड़की हूं? मैं बोलूँगा नहीं। क्या आप अमीर हैं? मैं बोलूँगा नहीं। क्या आप बोलेंगे आप गरीब हैं? तो मैं बोलूँगा नहीं, आपको कुछ नहीं पता है, आप संगठित करिए बस समाज को। तो आप अब वैसे फैसले लेंगे जो सभी के लिए फ़ायदेमंद होंगे। आप कैसे फैसले लोगे? जो सबको फ़ायदे होंगे, क्योंकि आपको बाद में नहीं पता कि मैं आपको क्या बना दूंगा। इसलिए इन्होंने बोला अज्ञानता के आवरण में व्यक्ति को ऐसा काम करने के लिए दिया जाएगा जिसमें उसे स्वयं की स्थिति नहीं पता होगी कि वह अमीर होगा, गरीब होगा, समाज के किस वर्ग में होगा, तो सही से फैसला ले पाएगा। पढ़ लीजिएगा, इस तरह से समझा दिया मैंने आपको। मुक्त बाजार और राज्य का हस्तक्षेप। देखिए मुक्त बाजार का मतलब है किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं, और ये आपका यूएसए का ही है। कहाँ का है? यूएसए का व्यवस्था है। वस्तुओं की कीमत जो है बाजार की मांग और पूर्ति के शक्ति के आधार पर आपकी होगी, और वस्तुओं का उत्पादन जो है वो लाभ कमाने के लिए किया जाता है। यहाँ फायदा ही सबसे ज़्यादा देखा जाता है। चैप्टर नंबर आपका 5, जहाँ पे हम अधिकार की बात करेंगे। तो दोस्तों अधिकार जो है उन सुविधाओं और अवसरों, यहाँ पे अवसर लिख दिया है, अवसरों, ठीक है, अवसरों से है जो मनुष्य के व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है और उन्हें समाज में मान्यता मिलनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब अधिकार में अगर कहूँ कि अधिकार एक प्रकार का दावा है। अधिकार क्या है? एक प्रकार का दावा है जिसका औचित्य सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है दोस्तों? औचित्य सिद्ध होता है, जो उचित होता है, जो सही हो। अगर मान लीजिए आप किसी दोस्त की शादी में गए, आप ए की शादी में गए हैं और आप हैं बी, ए और सी की शादी हो रही है, ए और सी की शादी हो रही है। आप पहुंचे शादी में, बोले भाई सी तो अब शादी दोनों की हो चुकी है, आप कहें सी से तो मैं प्यार करता हूं, ये मुझे चाहिए। लेकिन ये तो गलत बात है क्योंकि वो तो उसकी बीवी हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने गलत डिमांड की है, तो ये औचित्य सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने मांगा होता कि भैया मुझे अवसर चाहिए स्वतंत्रता का, समानता का, मुझे अवसर चाहिए आगे बढ़ने का, तो मैं बोलता हाँ भाई बहुत सही मांग रहे हो। तो इस प्रकार की चीज़ है। अधिकारों का क्या महत्व है? तो देखिए अधिकार व्यक्तिगत विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा के लिए अधिकार बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो अधिकार बहुत ज़रूरी है। और अधिकार समाज की आधारशिला भी है, समाज को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अधिकारों का हम वर्गीकरण करते हैं तो कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार। अब देखिए कानूनी अधिकार क्या है? एक ऐसा अधिकार है जो राज्य हमें देता है और राज्य द्वारा इसकी मान्यता हमें मिलती है। यदि हमारे अधिकार का हनन होता है, हमारा अधिकार हमसे छीना जाता है, तो राज्य को उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है कि भैया तुमने किसी का अधिकार का हनन कैसे कर दिया है। सामाजिक अधिकार होता है जिसमें आपको मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक है और बिना मनुष्य अपने दायित्व का विकास और सामाजिक प्रगति में इसके माध्यम से कर सकता है, इसके बिना नहीं कर पाएगा वरना। अब इसके साथ जीवन का अधिकार, आप जीवन जी सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र हैं। समानता का अधिकार, किसी आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव ना हो। और सामुदायिक अधिकार मतलब समाज में आप रह सकते हैं। इस प्रकार के अधिकार भी हैं। राजनीतिक अधिकार में आप वोट दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, किसी राजनीतिक पद के लिए दल बना सकते हैं, किसी सरकारी पद में बैठ सकते हैं और सरकार की आलोचना भी आप कर सकते हैं। ये आपके राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्थिक अधिकार में हम बात करेंगे, ये वे अधिकार है जो मनुष्य की आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है, जिसमें आजीविका की बात करता है।
साधन मिले न्यूनतम के लिए, न्यूनतम मतलब साधन मिले जीवन के लिए, वेतन या जो काम उचित मिले और समय निर्धारित हो, समय मतलब ज़्यादा ना हो, ठीक ठाक सा समय हो काम का। धार्मिक सांस्कृतिक में है, आप किसी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक अधिकार में 3 अधिकार आते हैं आपके, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में आपके आते हैं। ठीक है, इस समय इनके लिए ये मानव के अधिकार, जो मानव के अधिकार है, इसका प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगर हम बात करें तो अंतर्दृष्टि से सारे सभी व्यक्ति जो है वो समान है, एक दूसरे का नौकर होने का पैदा नहीं हुआ है, इस बात को भी हम समझ सकते हैं। लेकिन आज देखिए, आज अमीर ने गरीबों को अपना नौकर बना रखा है। इमैनुअल कांट कहते हैं अधिकार, तो इनका मानना है कि हर व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है और मनुष्य होने के नाते, मानव होने के नाते हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। कांट ने विचार और रखा जिसमें एक नैतिक अवधारणा थी, जिसमें इन्होंने कहा कि हमें दूसरे के साथ वैसा आचरण करना चाहिए जैसा हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं। देखो, ये बहुत अच्छी लाइन है और मुझे लगता है जीवन में उतारने लायक है कि आप जैसा दूसरों के साथ करते हैं वही आपको स्वयं के साथ भी हो जाए तो फिर बुरा नहीं मानना है, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए साधन ना बनाएं, हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए साधन, देखो यही हो ही रहा है समाज में आज। हर दूसरा व्यक्ति जो है केवल अपने फायदे के लिए दूसरे व्यक्ति का लाभ उठा रहा है, जो अपने आप में बहुत खराब चीज़ है। आप अगर किसी व्यक्ति का लाभ उठा रहे हैं तो आज आप उठा पा रहे हैं, लेकिन कल आपका भी उठाया जाएगा। इसलिए हर एक को कुछ सिखाओ और साथ सीखो तो ये बेहतर ज़्यादा रहेगा। हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, और इसलिए नहीं कि वे आपके योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि वह मनुष्य हैं। अगर कोई उपयोगी है, कोई तुम्हारे काम आ रहा है तो वही सम्मान दे रहे हो, लेकिन नहीं यार, वो मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते उसे सम्मान तुम्हें देना चाहिए। यहाँ पे मानवाधिकार की बात आती है तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार डे जो है वो मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। सार्वभौमिक मानवाधिकार भी कह सकता है एग्जाम में, तो याद रखना 10 अगस्त आपका दिसंबर है 1948। कर्तव्य की जब हम बात करते हैं तो कर्तव्य एक प्रकार का हमारा सामाजिक जो ऋण है, ऋण का मतलब कर्ज है, जो हमें अधिकार के बदले मिलते हैं। अगर हम अधिकार चाहते हैं तो हमें कर्तव्य निभाना पड़ेगा। हमारा अधिकार क्या है कि हम घूम फिर सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि हम सामने वाले को ठेस ना पहुंचाएं। कर्तव्य के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है नैतिक, एक होता है कानूनी। नैतिक कर्तव्य में किसी प्रकार का कोई कानून का नहीं होता है, जिसमें आप जो मर्जी करिए, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कानूनी नहीं करोगे तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, आप जेल जा सकते हो। अब माता पिता का सम्मान करना, उनका सेवा करना, गांव नगर देश के विकास में योगदान करना, गरीब असहाय की सहायता करना, अच्छा आचरण रखना, अच्छी बातें कहना, गाली ना देना, ये सब नैतिक में है। कानूनी में है, आपका अगर नहीं किया तो भैया जेल जाओगे, जिसमें राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना पड़ेगा, राष्ट्रगान का सम्मान करना पड़ेगा, देश की रक्षा करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हैं। नागरिकता वाला आपका जो चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन सबसे पहला बनता है नागरिकता क्या है, तो एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता ही नागरिकता कहलाती है, जिसमें किसी प्रकार कोई भेदभाव ना हो। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, आस्था की स्वतंत्रता, मजदूरी का अधिकार और शिक्षा पाने का अधिकार दिया जाता है। अब देखिए, अगर आप कहेंगे मैं नागरिक ना हूं तो क्या, तो भैया आप सारी ये सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी आपको, तो किसी न किसी देश का नागरिक होना बहुत ज़रूरी होता है। समान नागरिक अधिकार, इसके लिए काफ़ी लंबा समय और काफ़ी लंबा संघर्ष चलाए गए हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई, वह क्रांति थी। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में श्वेत नागरिकों द्वारा अश्वेत नागरिकों के साथ भेदभाव, मतलब गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों पर जो भेदभाव था, उसके खिलाफ भी यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई। मार्टिन लूथर किंग आपके जो हैं, यहाँ पे जूनियर भी लिख दीजिए, ठीक है, जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो श्वेत मतलब एक व्यक्ति थे जो कि अमेरिका में थे और काले गोरे की जनसंख्या के भेदभाव के खिलाफ थे। यहाँ पृथक्करण कानून के तहत काले लोगों को नागरिक सुविधाओं से, मतलब जैसे रेल, बस, आपके रंगशाला, होटल, रेस्टोरेंट, इन सब से अलग रखा जाता, जो अपने आप में कितना दर्दनाक हमें सुनने में लग रहा है, तो उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा। इस कानून के माध्यम से लोगों को अनेक नागरिक जो राजनीतिक अधिकार है उससे वंचित कर दिया गया, केवल वो काले लोग हैं, केवल इसलिए। आज अमेरिका अपने आप में गौरवशाली की बात करता है, लेकिन कितना ये उनका दोहरा चरित्र है उसको हम देख पा रहे हैं। आत्मगौरव, आत्मसम्मान के मामले में विश्व की प्रत्येक जाति और वर्ण, मनुष्य सब समान है, लेकिन इसको मानता कौन है? इस चीज़ को माने तो ही समाज हमारा और हमारा विश्व, हमारे पृथ्वी सुंदर बन सकता है।
उन्होंने कहा कि पृथक्करण राजनीति के चेहरे पर सामाजिक बुराई की तरह है, क्योंकि यह उन लोगों के गहरे जो मनोविज्ञान है उस पर एक प्रकार से जम कर देती है और जख्म से कर देती है, और ऐसे कानून को शिकार वो हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि अगर आप पृथक्करण की राजनीति चलाओगे और समाज को बांटोगे तो लोगों के मनोविज्ञान, लोगों के जो मन स्थिति है उसको ख़राब कर देता है और समाज को एक प्रकार से गर्त की ओर लेके जाता है। और मार्टिन लूथर किंग ने तर्क भी दिया था कि पृथक्करण जो है वो गोरे समुदायों की, जो गोरे समुदाय है उनकी गुणवत्ता को भी घटाता है। क्योंकि अगर आप उदाहरण के लिए समझिए कि उद्यानों में काले लोगों को प्रवेश की इजाज़त देने के बदले बंद करने का फैसला किया जाए तो इससे क्या होगा। इसी प्रकार कुछ बेसबॉल टीमों में जो आपकी हैं वो बिखर गई हैं। अब देखिए कुछ बेसबॉल जो है वो काले लोग काफ़ी ज़्यादा फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन अगर काले लोगों को मना कर दे मतलब, तो बेसबॉल की या कोई बड़े जो प्रतियोगिता है वहाँ पे नहीं हो पाएगा। एथलेटिक्स आपके सबसे ज़्यादा मात्रा में काले लोग ही हैं। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि इससे तो काले लोगों के साथ साथ गोरे लोगों को भी घाटा ही होगा अगर वो आना बंद कर दें तो। संपूर्ण और समान सदस्यता, देखिए इसका अभिप्राय है देश के नागरिकों में जहाँ चाहे रहें, पढ़ें, काम करें अधिकार है, अवसर मिलना अधिकार है, अमीर गरीब के कुछ जो नागरिक मूल अधिकार है वे सारे के सारे दिए जाते हैं। क्वेश्चन एक आता है कि राष्ट्रीय फुटपाथ नीति कब आई, तो राष्ट्रीय फुटपाथ नीति आपकी 2004 में आई थी, इस बात को याद रखना। और अधिकारों को लेकर झोपड़पट्टी के लोग हैं उनमें जागरूकता भी बढ़ी थी। टी.एच. मार्शल की हम बात करते हैं तो पुस्तक का नाम टी.एच. मार्शल, जिसमें नागरिकता और सामाजिक वर्ग, उन्होंने नागरिकों को किसी समुदाय के पूर्ण जो सदस्य हैं उनका जो एक सदस्यता है उसको प्रतिष्ठित करने की बात करते हैं। तो आप याद रखना कि पूर्ण और समान सदस्यता जो होती है उसकी बात टी.एच. मार्शल नागरिकता वाले में करते हैं। साथ ही साथ इनकी धारणा है कुछ, इनकी 3 बातें याद रखना। नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार, ये 3 प्रकार की नागरिकता की बात करते हैं, इस बात को याद रखना। नागरिक में जीवन, स्वतंत्रता और जायदाद की बात, राजनीतिक में आपकी शासन व्यवस्था उसकी सहभागिता, और सामाजिक में शिक्षा और रोजगार की बात ये करते हैं। नागरिक और राष्ट्र, देखिए राष्ट्रीय पहचान की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रगान, झंडा, राष्ट्रभाषा, कुछ खास उत्सव आयोजन, ये सारे के सारे प्रतीक होते हैं। ज़्यादातर आधुनिक राष्ट्र में अगर हम बात करें तो धर्म, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों को सम्मिलित करते हैं। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां धर्मनिरपेक्षता और समावेशी है, जो सभी को अपना लेता है। लेकिन देखिए आज फ्रांस में इतनी बड़ी लेवल पे संघर्ष हो रहा है क्योंकि भिन्न भिन्न जाति के लोग संघर्ष वहाँ रहते हैं, तो संघर्ष तो वहाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नागरिकता की जब हम बात करते हैं तो नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जन्मगत, अगर आपने जन्म ले लिया है तो मिल सकती है। पंजीकरण, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया कि जी मुझे नागरिकता चाहिए, मैं लंबे समय से रह रहा हूँ, सरकारी नौकरी मेरे पास है। वंश परंपरा, आपके माता पिता रहे हों किसी क्षेत्र विशेष से, आपको नागरिकता मिल सकती है उस देश से। किसी भू क्षेत्र में आपका राज्य क्षेत्र का मिलना हो, आपका जो क्षेत्र है किसी क्षेत्र में अगर मिल जाए किसी देश में तो वहाँ की नागरिकता आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप विवाह कर ले वहाँ के किसी व्यक्ति से तो भी आपको नागरिकता मिल सकती है। नागरिकता जाने के क्या कारण है, नागरिकता कैसे खोई जा सकती है, तो एक तो राष्ट्रद्रोह या आपका देशद्रोह, और लंबे समय से आप अगर देश से बाहर रह रहे हो तो आपकी नागरिकता खोई जा सकती है। नागरिकता का वर्णन आपका किस में है, तो वो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में है। ये आपके क्वेश्चन थे नागरिकता के। राष्ट्रवाद से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 2 ही लिखवाए हैं, जिसमें पहला यही है 6 नंबर में आता है कि एक राष्ट्र की क्या मान्यताएं होती हैं और राष्ट्र को बढ़ावा देने वाले तत्वों का वर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्र की मान्यता होती है साझा इतिहास, जैसे भारत के लोगों का हम सबका एक साझा इतिहास है, ठीक है। महाराणा प्रताप हम सबके आइडल हैं, और उसी प्रकार से हमारे जो वीर आपके शिवाजी महाराज हैं तो उनकी, ये सारे हमारे साझे इतिहास का हिस्सा हैं। उसके बाद साझी विश्वास है हम सबका। साझा विश्वास का मतलब यहाँ है कि हम सब एक विश्वास रखते हैं कि हम सब साथ मिलकर रह सकते हैं। और साझा भूक्षेत्र, हमारी जो भूमि है ये सब हमारी भूमि है, इसको बात को मानते हैं। साझा राजनीतिक आदर्श, हम सब उस मान्यता को मानते हैं कि हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही चाहिए। साझी राजनीतिक पहचान और साझी संस्कृति हमारी है, तो ये हमारा एक प्रकार से मान्यताएं भी होती हैं और ये एक राष्ट्र को बढ़ावा देने वाले तत्व। अगला क्वेश्चन हमारा है कि धर्मनिरपेक्षता व पश्चिमी मॉडल और भारतीय मॉडल में अंतर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को तो आप बिल्कुल रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता जो है, या आपका जो वो मॉडल है, वो बात करता है कि राज्य और सत्ता जो है वो धर्म जो है वो जो संबंध है वो विच्छेद है, मतलब अलग है। राज सत्ता धर्म के मामले में कोई बात नहीं कहेगा, गलत है सही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। और ये संकल्पना जो है वो समानता और स्वतंत्रता एक प्रकार से व्यक्तिवादी ढंग से उन्हें व्याख्या कर देती है, भैया हमको अलग ही रहना है। धर्मनिरपेक्षता जो है इसमें वो राज्य समर्थित और धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है, कोई सुधार हम नहीं करेंगे, जैसा धर्म है वैसा रहने तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता कहता है भैया धर्म
जो भारत का कोई धर्म तो नहीं होगा, राज्य के बीच में कोई संबंध तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक जो आपके हैं और सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की आज़ादी होगी। साथ ही साथ अगर किसी धर्म में कोई समस्या है, कोई विभेद है, तो राज्य उसे सुलझाने का प्रयास करेगा, उसे हल करने का प्रयास करेगा अवश्य। ये आपके रहे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। और साथ ही साथ दोस्तों 1 से 2 बार आप देखेंगे, जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आए हों, जो बातें समझ नहीं आई हों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए 24 आवर्स हम लोग अवेलेबल हैं, आप लोग मैसेज करेंगे, साथ ही साथ घंटे 2 घंटे में आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 12th क्लास में साथ मिलकर बोर्ड की तैयारी ऐसे करनी है कि बहुत सारे जो मार्क्स हैं वो लाने हैं, साथ ही साथ माता पिता के लिए भी जो सपना हमने देखा है वो भी हमें पूरा करना है। इसके साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।